गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी पीटी 365 से चल रही है। ये रिवीजन सीरीज़ है। रिवीजन में हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी में दो टॉपिक है, इसे हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी एंड सेकंड यहाँ पे जो भी नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें कि अभी ये समझेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो इस बार आप देखो यहाँ पे नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड है, ये इन्होंने यहाँ पे MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑन अंडरस्टैंडिंग जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये साइन किया गया है IFFCO के साथ, जो कि यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगा नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइज़र का। अब एक एक करके हर एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइज़र है क्या, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो ये चीज़ें आप देखो कि नैनो कहने का मतलब है कि छोटा। टेक्नोलॉजी तो आप समझ रहे हो कि कोई भी टेक्नोलॉजी है उसको छोटा करके, उस यंत्र को, उस टेक्नोलॉजी को और छोटे फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करें। तो नैनो यूरिया लिक्विड जो है, इसमें क्या होता है कि नैनो स्केल, बहुत ही छोटे स्केल में यहाँ पे नाइट्रोजन पार्टिकल्स होते हैं, जो कि मोर सरफेस एरिया उसका होता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। हम लोग देखो कि हमारी देश जो है पहली कंट्री है जो कि इस तरीके से हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं यूरिया यानी कि नैनो यूरिया लिक्विड का। तो इंडिया हम लोग पहले यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे है, तो इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। इवन आपको पता है कि नैनो टेक्नोलॉजी पे हमारी काम जो है बहुत तेज़ी से हो रही है। हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा और बहुत लार्ज स्तर पर कर भी रहे हैं। तो नैनो यूरिया लिक्विड जो है, इसमें क्या होता है कि नैनो स्केल यहाँ पे नाइट्रोजन पार्टिकल्स होते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है, क्यों हम लोग इस पर इतना फोकस कर रहे हैं? इससे क्या होगा कि जो कन्वेंशनल यूरिया हम लोग यूज़ करते हैं और इसकी जो ज़रूरत होती है बाई 50% और मोर, इसकी कम हो पाएगी। यानी कि इसका जो यूज़ है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे कम हो पाएगा। साथ ही यहाँ पे हमारी जो सॉइल और एयर और वाटर क्वालिटी है, ये तीनों यहाँ पे इम्प्रूव हो पाएंगे। या तो आप ये कह लो कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और सॉइल की जो नाइट्रोजन या फर्टिलिटी जो आज की डेट में डिग्रेड होते जा रही है, ये यहाँ पे इम्प्रूव हो पाएगा अगर हम लोग यहाँ पे नैनो यूरिया लिक्विड इस्तेमाल करते हैं। साथ ही जो कन्वेंशनल यूरिया है, जो आज तक हम लोग जिस तरीके का यूरिया यूज़ करते आए हैं, उससे ये बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो इसलिए ये तीन फ़ायदे हैं जिसके बेसिस में आप देखो कि हम लोग भी इसके लिए यहाँ पे इतने ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अब नैनो टेक्नोलॉजी समझते हैं कि एक्चुअली नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी एक तरीके का साइंस है, इंजीनियरिंग है और टेक्नोलॉजी है, जो कि नैनो स्केल में होता है, बहुत छोटे स्केल में होता है। इट मीन्स कि 1 to 100 नैनोमीटर होती है। एक नैनोमीटर ये 1000 मिलियन ऑफ मीटर होता है, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू यहाँ पे 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ओके, तो ये आप समझ सकते हो कि कितना छोटा ये आपका है। एक सिंगल ह्यूमन हेयर जो है, इसमें 18,000 नैनोमीटर वाइड होता है। यानी कि हमारी जो हेयर्स है, एक सिंगल हेयर आप देखो तो ये भी 80,000 नैनोमीटर वाइड है। एक रेड ब्लड सेल है जिसमें कि 7,000 नैनोमीटर वाइड ये आपको देखने को मिलेगा। जो प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की, ये डिफरेंट होता है नैनो स्केल में, और इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि नैनो मटेरियल्स जो है, ये रिलेटिवली इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि छोटा है, बट जहाँ पे भी ये इसको रखा जाता है वो ज़्यादा पूरा एरिया ये कवर करता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सेकंड है कि बिलो 50 नैनोमीटर, जो लॉज ऑफ क्लासिकल जो फिज़िक्स है, वो यहाँ पे क्वांटम इफेक्ट्स को यहाँ पे इस तरीके से आप देखोगे कि इसके कारण क्वांटम इफेक्ट्स देखने को मिलता है। इट मीन्स कि इससे इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। सेम मटेरियल होगा लेकिन लार्ज स्केल में आप देखोगे कि उसके इलेक्ट्रिकल और जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। तो इस इफेक्ट से क्या होता है कि मटेरियल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। साथ ही अगर हम लोग जो पहला देखे थे कि नैनोमीटर जो है इसकी लार्ज सरफेस एरिया होती है, तो इससे क्या होता है कि मटेरियल्स जो है वो केमिकली रिएक्टिव होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ और जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी यहाँ पे काफ़ी अफेक्टिव हो जाती हैं। एग्जाम्पल अब देख लेते हैं कि कुछ नैनो टेक्नोलॉजी का और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है, वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम में अगर हम लोग देखें तो कार्बन नैनो ट्यूब्स है, जो कि यहाँ पे सिलिकॉन को रिप्लेस किया गया है। और कार्बन नैनो ट्यूब से क्या है कि ये छोटा हो गया है, फास्टर और मोर एफिशिएंट हो चुका है। माइक्रोचिप्स और जो डिवाइसेस है वो छोटे हो गए, क्योंकि आप देखो कि जितने भी डिवाइसेस है, जैसे कि आप ये मोबाइल वगैरह भी देखते हो, तो इसके अंदर क्या होता है कि सारे आपके मशीन्स लगे होते हैं, यानी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने छोटे यहाँ पे डिवाइसेस होंगे, यानी कि जितना छोटा यहाँ पे माइक्रोचिप होगा उतने ही छोटे डिवाइसेस होंगे, है कि नहीं। तो इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है जिससे कि डिवाइसेस की साइज छोटी हो जाए। ग्राफिन्स प्रॉपर्टी है जो कि एक आइडल कैंडिडेट है हमारे फ्लेक्सिबल टच स्क्रीन को डेवलप करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम में ये हमारा नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है।
एनर्जी में देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे जितने भी आप देखो कि एनर्जी सेव करते हैं, यहाँ पे सस्ता होता है, स्ट्रॉन्गर और जो लाइटर यहाँ पे विंड टरबाइन होता है, फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे इम्प्रूव होता है, और थर्मल इंसुलेशन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ नॉन कंपोनेंट का, जिससे कि यहाँ पे एनर्जी सेव हो पाती है। बायोमेडिसिन की अगर हम लोग बात करें तो कुछ जो नैनो टेक्नोलॉजीज़ है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि काफ़ी आइडियल होती है, जिससे कि अर्ली डायग्नोस हो सके और जो नैनो यहाँ पे डीजनरेटिव डिजीज़ या कैंसर है उसकी ट्रीटमेंट हो सके। कुछ जो नैनो पार्टिकल्स है उसको भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स है जितने भी मेडिसिन वगैरह हैं वो सब प्रोडक्ट्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी हमने देखा कि एयर प्योरीफायर है ये, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वो एयर पोल्यूशंस को घटाने के लिए करते हैं। साथ ही फूड में अगर हम लोग देखें तो नैनो बायो सेंसर्स है, जिससे कि हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस फूड में कैसे कैसे पैथोजेंस है और कितने पैथोजेंस है। टेक्सटाइल में अगर हम लोग देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी से काफ़ी पॉसिबल हो जाता है कि स्मार्ट फैब्रिक डेवलप कर सके जो कि स्टेन नहीं हो, रिंकल नहीं हो, साथ ही साथ स्ट्रॉन्गर हो, लाइटर हो और ज़्यादा देर तक चलने वाला वो टेक्सटाइल हो। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर टेंज है, इट मीन्स कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर है। अब जनरेटर तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जनरेटर है, अब यहाँ पे भी नैनो जनरेटर आ गया। तो नैनो जनरेटर से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, वो भी मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पे यूज़ करके इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, जो कि हर एक जगह प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा कि जो एनर्जी यहाँ पे आपका हार्वेस्ट हो रहा है, ये प्रिंसिपल किसके प्रिंसिपल पे काम करेगा, क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ हम लोग इस तरीके के छोटे जनरेटर को यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेल्फ पावर डिवाइस में और अदर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस वगैरह में। ओके, सो दिस टू टॉपिक्स आर ऑल अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी। अब आते हैं यहाँ पे IT एंड कंप्यूटर्स में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ना जाने UPSC प्रीलिम्स में कितने बार क्वेश्चन आ चुके हैं, लगातार इससे क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और फेवरेट एरिया भी है, क्योंकि आज के डेट में हमारी जो भी यहाँ पे काम हो रही है वो सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हो रही है। अभी न्यूज़ में क्यों है, पहले ये समझिए। नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन ब्लॉकचेन जो है ये फॉर्मुलेट किया गया है हमारी मिनिस्ट्री, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसको प्यार से समझते हैं। ब्लॉकचेन यानी कि ब्लॉक है और साथ ही यहाँ पे चेन है, तो जितने भी ब्लॉक है, दिस इज़ वन ब्लॉक, दिस इज़ सेकंड ब्लॉक, दिस इज़ थर्ड ब्लॉक एंड दीज ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विद अ चेन। ओके, तब इसको हम लोग ब्लॉकचेन कह रहे हैं। ओके, नाम को ही जो वर्ड है उसको तोड़ तोड़ के इसकी मीनिंग निकालिए, तो आपको फिर यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब ब्लॉकचेन क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिसेंट्रलाइज्ड लेज़र टेक्नोलॉजी है। डिसेंट्रलाइज है, इट मीन्स कि सेंट्रलाइज्ड करने का क्या मतलब होता है कि सारे डेटा जो है एक जगह कलेक्टेड है, बट जब ये डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है इट मीन्स कि डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग ऑल द यहाँ पे जितने भी नोड्स है। तो ये क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसी है कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, डिज़ाइन किया गया था, डेवलपमेंट किया गया था क्रिप्टो करेंसी का, जो कि बिटकॉइन आया था 2009 में। क्रिप्टो करेंसी कहने का क्या मतलब होता है, क्रिप्टो मीन्स सीक्रेट और करेंसी मीन्स जो आप देख रहे हो रुपया, पैसा, जो भी आप कह लो, तो ये क्रिप्टो है यानी कि सीक्रेट यहाँ पे करेंसी है। अब बिटकॉइन हम लोग ने देखा था 2009 में इसको लाया गया है, और बिटकॉइन आज के डेट में इसे हम लोग क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट है, आज तक नहीं पता चला है इसके रियल फाउंडर का, लेकिन फिर भी आप देखो कि ये कैसे वर्क करता है ये भी नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि इसके पीछे जो है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ को मिलाकर इसको बनाया गया है। ठीक है, और ब्लॉकचेन आप देखो कि सीरीज़ ऑफ ब्लॉक है, इस तरीके से एक के साथ एक ब्लॉक है, जहाँ पे हर एक ब्लॉक में आप देखो कि किसी ट्रांजैक्शन का डिटेल है। इट मीन्स कि कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, जो भी चीज़ आप परचेज़ करते हो, तो उसमें आपने कुछ पेमेंट किया होगा, तो वो ट्रांजैक्शन जो होती है, एक एक ट्रांजैक्शन एक एक ब्लॉक बन के यहाँ पे आपका रेडी हो जाता है, और फिर आपके जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सब यहाँ पे ब्लॉक एक चेन के साथ जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड होकर आपका जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये काम होता है। तो डेटा और जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉक में स्टोर होता है, और ये सिक्योर्ड है, यानी कि जो टैम्परिंग वगैरह होता है उसके अगेंस्ट में। और ये कैसे, यानी कि टैम्परिंग आप देखते हो कि बहुत सारे डेटा की चोरी होती है, बट यहाँ पे कहा जाता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर टेक्नोलॉजी है, दैट्स वाई इसको बहुत ज़्यादा और वाइड लेवल पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बातें हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि इसमें एक हैश टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टोग्राफिक हैश टेक्नोलॉजी है, इतना सीक्रेट यहाँ पे एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम जिसके बेसिस पे ये सारे टेक्नोलॉजी काम करते हैं। ओके, जिसको हम लोग यहाँ पे कोडिंग वगैरह कहते हैं। तो क्या है कि क्रिप्टोग्राफिक यहाँ पे हैश एल्गोरिथम है, और इसकी वजह से ये देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिक्योर है।
ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसको भी डेवलप किया गया है, जिसमें कि ब्लॉकचेन बेस्ड जो डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है ये ऑफर किया जा रहा है। पॉपुलर आज के डेट में अगर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म आप देखोगे तो इसमें हाइवर लेजर है, कॉस्मोस है, पोल्का डॉट है, रेड बेली है और इथेरियम है। तो ये सब भी आपसे सबसे फेमस तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है यूपीएससी का कि ये सारे वर्ड्स दे देंगे आपको और ये पूछा जाएगा कि ये है क्या ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम है, क्या ये क्रिप्टो करेंसी है, चाहे ये कुछ भी है, बर्ड्स का नाम है, कोई स्पेसिस का नाम है, या फिर कोई न्यू प्लेस फाइंड आउट हुआ है। तो ऐसे करके ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना है कि इसमें से कोई एक भी पता होगा, कॉस्मोस है, यूथेरियम है, रेड वेली है, पोल्का डॉट है, हाइपर लेजर है। तो ये सब क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वर्क कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपने जो है मिंत्रा में कुछ परचेज़ किया, ठीक है, मिंत्रा में परचेज़ किया। अब यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन करनी है। ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे आप समझो कि ए पर्सन है और ये मिंत्रा है। तो यहाँ से क्या होगा कि आप यहाँ पे मिंत्रा को रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले आपको यहाँ पे मिंत्रा के द्वारा दिखा जाएगा कि आपको इतने अमाउंट पे करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है पेमेंट के लिए अपनी कार्ड डिटेल्स इनपुट करते हो। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हो मिंत्रा को कि यहाँ पे पेमेंट करना है आपको। तब यहाँ पे आपका क्या होता है कि मिंत्रा जो है आपको एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप ओटीपी इंटर करते हो और फिर उसके बाद आपकी पेमेंट यहाँ पे डन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क है, यानी कि इतने सारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोबाइल और यहाँ पे जो आपका मिंत्रा है उसकी भी डिजिटल कनेक्टिविटी है, जिसके थ्रू आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट होता है। तो ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट होने के बाद एक वैलिडेशन हो जाता है। इट मीन्स कि आपको पता चल जाता है कि आपकी ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो गई है, अप्रूव हो गई है। तो ये क्या हुआ कि फर्स्ट आपने कुछ पहली बार कुछ खरीदा तो वो एक आपका ब्लॉक बन के यहाँ पे रेडी हो गया। फिर आप समझो कि एक हफ्ता 10 दिन या फिर 1 मंथ के बाद आपने फिर कुछ ट्रांजैक्शन करी। तो उस तरीके से ट्रांजैक्शन प्रोसेस करके ये सेकंड चेन यहाँ सेकंड ब्लॉक यहाँ पे बन गया। और जो सेकंड ब्लॉक बनेगा वो फर्स्ट ब्लॉक के साथ चेन के साथ यहाँ पे आपका जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो दिस शोज़ कि ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन का डिटेल आपका एक बॉक्स में इनपुट होकर आ जाता है और जितने भी आप ट्रांजैक्शन करोगे वो इस तरीके से आपका चेन बनते जाएगा। फाइन। तो ये रही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि पोटेंशियल ब्लॉकचेन एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो जैसे लैंड रिकॉर्ड है, अगर इसको ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि आपको पता है कि लैंड प्रॉपर्टी जो है सबसे ज़्यादा एक सेंसिटिव प्रॉपर्टी होती है हर एक लोगों की। तो अगर यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड को अगर ट्रांसफ़र करना हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए अगर हम लोग ऑनलाइन यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके पीछे हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे? तो ऑब्वियस है कि हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि मोस्ट सिक्योर टेक्नोलॉजी होगा। क्योंकि आप आज की भी डेट में आपको पता है कि ज़मीन एक मीन्स किसी भी इंसान की जो ज़मीन एक्वायर्ड की जाती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होता है उनके लिए। तो पूरी ज़िंदगी कमाते हैं और फिर उसके बाद इन्वेस्ट कर देते हैं लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर करने में। तो इसलिए यहाँ पे जो लैंड रिकॉर्ड है उसको ट्रांसफ़र करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। उसका डिजिटल सर्टिफिकेट मैनेजमेंट करना है। जैसे आप देखते हो डिजिटली यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट है, डेथ है, बर्थ है, एग्रीमेंट है, तो ये सब सर्टिफिकेट देना होता है। इसमें भी आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है। फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन है। इट मीन्स कि यहाँ पे जितनी भी मेडिकल वगैरह से रिलेटेड जो दवा वगैरह बनते हैं तो उसमें भी सप्लाई चेन में भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। ई नोटरी सर्विस है। जैसे कि आप देखो कि ब्लॉकचेन जो अनेबल करता है कि ई साइन सॉल्यूशन, ऑनलाइन जो डिजिटल साइन होता है वो भी यहाँ पे हो सकता है इसको यूज़ करके। फार्म इंश्योरेंस है, फार्मर इंश्योरेंस की भी बात की जाती है। आइडेंटिटी मैनेजमेंट की जाती है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज्ड है तो यहाँ पे पावर जो है आपका अपर बॉडी से लोअर बॉडी तक ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके अलावा हम लोग देखें तो ड्यूटी पेमेंट है। एग्रीकल्चर और अदर सप्लाई चेन में यहाँ पे ई वोटिंग है। अगर ऑनलाइन वोटिंग करनी है तो आप जानते हो कि वोटिंग वगैरह में भी बहुत ज़्यादा टैम्परिंग होता है। कई बार तो यही कहा जाता है कि ईवीएम मशीन ही हैक हो गया है। तो आप लोग देखते हो कि वोटिंग भी यहाँ पे बहुत सेंसिटिव इशू है। तो अगर ई वोटिंग करने का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है कि डिजिटल वोटिंग किया जा सकता है, तो ऐसे तो नहीं है कि डिजिटल वोटिंग में भी कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे भी ज़रूरत है कि वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे ट्रस्टेड और जो सिक्योर टेक्नोलॉजी है उसी को इस्तेमाल किया जाए। सो वहाँ के लिए यहाँ पे आपका ई वोटिंग जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट है, डिजिटल एविडेंस यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी है। तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में भी जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे और डेटा मेंटेन होता है वो इसी टेक्नोलॉजी के तहत होता है। साथ ही IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट है। आप देखो कि कम्युनिकेशन बिटवीन 2 डिवाइस या 2 और मोर डिवाइसेस। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे सिक्योर फाइल्स जो है वो आपका ट्रांसफ़र किया जाता है, शेयर किया जाता है, जिससे कि बीच में ये हैक नहीं हो सके। तो हैक नहीं हो सके इसके लिए हम लोग एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड यहाँ पे प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे जो कि है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
फिर यहाँ पे चीट फंड ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, माइक्रो फाइनेंस फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो इन सब जगह आप लोग देख सकते हो कि मैक्सिमम एरिया को यहाँ पे आपका इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके। अब यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे देश में एक नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क आएगा। तो इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ है और किस तरीके से ये आपका निकल कर आएगा। उससे पहले ये समझिए कि आज के डेट में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। कुछ रिपोर्ट्स है जिसके यहाँ पे 2030 से ये प्रिडिक्ट किया गया कि ब्लॉकचेन जो है एक फाउंडेशन टेक्नोलॉजी जैसा यूज़ करेंगे और ये 30% हमारी ग्लोबल कस्टमर बेस होगी। प्लान क्या है? प्लान है यहाँ पे कि जो हमारी यहाँ पे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लाया गया है जिसमें कि जो नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क है उसको डेवलप और डिज़ाइन किया गया है। फाइन। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ब्लॉकचेन एज अ सर्विस इसको ऑफर किया जा रहा है, जो कि है बास। साथ ही इससे क्या होगा कि रिसर्च, डेवलपमेंट, कैपेसिटी, स्किल, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें प्रमोट हो पाएगी अगर हम लोग यहाँ पे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। साथ ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हम लोग इतना ज़्यादा काम इसलिए कर रहे हैं आज के डेट में क्योंकि एक ग्लोबल लीडर बनना है। इट मीन्स कि इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाना ही है इस तरीके की टेक्नोलॉजी में। साथ ही आप लोग देखो कि स्टेट ऑफ आर्ट है, यानी कि काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एक तो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शित है। इसमें आप देखो ऐसे भी टेक्नोलॉजी सब जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसमें किसी भी तरीके का लूप होल वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही काफ़ी सिक्योर और ट्रस्टेड डिजिटल सर्विस है जो कि हर एक सिटीजन को, हर एक बिजनेस को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है और ये सारा विजन है जो कि यहाँ पे नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन ब्लॉकचेन पे यहाँ पे काम किया जाएगा। अब देखते हैं कि फ्रेमवर्क क्या है, जिसमें कि कुछ कंपोनेंट्स हैं और ये मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है। ये इट मीन्स कि इसके तहत स्ट्रैटेजी जो है वो आपका हर एक एंगल से इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले आप देखो कि ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स है, क्योंकि यहाँ पे आपके डिफरेंट नोड्स रखे गए हैं। इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है कि एक दूसरे से ये कनेक्टेड है और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपका आ रहा है जा रहा है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकली ये डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स है और इसमें आपके हर एक तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन और फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे इंक्लूड होगी। साथ ही आप देखो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे जो किया जाएगा ब्लॉकचेन चैलेंजेस के लिए, कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में जो भी यहाँ पे चैलेंजेस आ रही है, इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसको हटाया जाएगा। साथ ही डिज़ाइन और डेवलप की जाएगी, यानी कि हमारे यहाँ की खुद की बनाई हुई यहाँ पे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म होगी। साथ ही इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल सर्विसेज हैं, चाहे वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर करते हैं, ई प्रमाण है और डिजी लॉकर है। देखिए डिजी लॉकर क्या है कि ये आपकी गवर्नमेंट की दी गई एप्लीकेशन है जिसमें कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, और आपके जितने भी जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है, चाहे वो स्कूल के हो, कॉलेजेस को हो, या फिर आप जॉब वगैरह कर रहे हो तो उसकी हो, तो वो सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओरिजिनल पेपर्स होते हैं, जिसको कि आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह नहीं आप ट्रैवल कर सकते हो, डैट इज़ वेरी रिस्की। तो यहाँ पे क्या करना है कि उसको स्कैन करके फ़ोटोज़ जो है आपके डिजी लॉकर में होगा। इट मीन्स कि ये ऑनलाइन लॉकर बनाया गया है जहाँ पे आप अपने ऑनलाइन जो है ई फॉर्मेट में सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप सेव करके रख सकते हो। फाइन। अवेयरनेस क्रिएशन करनी है। बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को नहीं पता होता है, तो इसलिए यहाँ पे सेंसिटाइज़ करनी है जितने भी यहाँ पे बिजनेसेस हैं जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, तो वो भी यहाँ पे इस तरीके के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स है, लॉ इन्फोर्समेंट है, तो उन सब में इस तरीके की टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए यहाँ पे अवेयर किया जाएगा। अदर्स की बात करें तो जो अपडेटेड पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस है, फिजिकल और नॉन फिजिकल जो इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, जितने भी लार्ज स्केल एडॉप्शन किया जा रहा है, यानी कि बड़े पैमाने पे हम लोग यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो मल्टी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच लिया जाएगा जिससे कि बेटर तरीके से हम लोग यहाँ पे नेशनल ब्लॉकचेन जो फ्रेमवर्क है उसको हम लोग बना सके। साथ ही आप देखो कि कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करो या कुछ भी चीज़ आप न्यू इन्वेंट करते हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस निकल कर आते हैं, कुछ इश्यूज़ निकल कर आती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करते हैं तो इसमें चैलेंजेस भी होगी। इट मीन्स कि इनएफिशिएंट यहाँ पे टेक्नोलॉजी डिज़ाइन है, और साथ ही साथ आप देखो कि लार्ज स्केल यूज़र्स को एकोमोडेट करना ये भी थोड़ी सी पॉसिबल है। इसमें क्या होता है कि ये टेक्नोलॉजी में हाई पावर कंजप्शंस होते हैं, रेगुलेशन अभी उससे बेटर लेवल का नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे लैक है, यानी कि एडुकेट स्किल जो सेट है उसकी कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जितनी भी एडुकेट प्राइवेसी की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसकी भी कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। तो ये सारे जो चैलेंजेस आने वाली है आगे दिनों में, इन सारे चैलेंजेस को भी यहाँ पे ओवरकम किया जाएगा। फाइन। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है उसे देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे प्रेसिडियो प्रिंसिपल।
सो व्हाट इज़ प्रेसिडियो प्रिंसिपल? इसे कहते हैं फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर अ डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर। तो प्रेसिडियो प्रिंसिपल्स जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के द्वारा जो ग्लोबल ब्लॉकचेन काउंसिल है उनके द्वारा रिलीज़ की जाती है। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि सारे एक्टर्स यानी कि सारे जो यहाँ पे जितने भी बिजनेस वगैरह हैं तो वो यहाँ पे ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को बिल्डअप करने के लिए आते हैं। यहाँ पे आप देखो कि ऐसा इकोसिस्टम है जो कि सेल्फ डायरेक्ट है, खुद ही यहाँ पे सारा काम हो पाता है। साथ ही इस प्रिंसिपल को आप देखो तो 4 ब्रॉड पिलर में यहाँ पे आपका कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट पिलर में कहा जा रहा है कि दिस टेक्नोलॉजी शुड बी ट्रांसपेरेंसी एंड एसेसिबिलिटी। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब है कि यहाँ पे करप्शंस करने की चांसेस कम है। एसेसिबिलिटी कहने की मतलब है कि लोग इसको जो है एक्सेस कर सके, ये इतना टफ नहीं होना चाहिए कि लोग इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं कर सके। ओके, साथ ही यहाँ पे प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी तो इट शुड बी ओके। एंड साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ दिखाने के लिए हम लोग काम करें। जब यहाँ पे कोई वर्कर्स नहीं हो, जब मतलब कि जैसे आप देखते हो कि अकाउंटेबल है, इट मीन्स कि ये अपना काम जो है टाइम पे कर ले, तो उस हिसाब का ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। साथ ही एजेंसी एंड इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि एक बेटर तरीके का ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम लोग हर एक क्षेत्र में कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन भी आपने सुना होगा। एंड येस, दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग। इट मीन्स कि यहाँ जो भी आपका ये प्रिंसिपल रखा गया है एंड फोर यहाँ पे ब्रॉड पिलर्स है, तो ऐसा नहीं है कि सारे कंट्रीज़ को इसको मानना ही है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो डी ऐप है जो कि एक तरीके का प्रोग्राम है जिसमें कि लोगों को अलाउ किया गया है कि वो वन अनदर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के इंक्लूजन के। इट मीन्स कि यहाँ पे मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है जिसमें आप ये देख सकते हो कि एक नोड जो है दूसरे नोड यानी कि एक डेस्कटॉप जो है दूसरे डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे बीच में कोई और डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं है। नो मिडिल मैन इज़ हियर। यहाँ पे एक दूसरे के साथ ये ऑलरेडी अपने आप से कनेक्टेड है। तो ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी में हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। फाइन, एक सेकेंड, यस। एंड देन यहाँ पे आप देखो कि एल सेल्वाडोर ये फर्स्ट कंट्री बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर स्टेटस दिया है। आप देखते हो कि हमारे देश में क्या स्टेटस है बिटकॉइन को लेकर। आरबीआई हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर के द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग जो है यहाँ पे बिटकॉइन को लीगलाइज नहीं करेंगे क्योंकि बिटकॉइन इज़ वेरी वॉलेटाइल इन नेचर। क्या होता है कि कभी इसकी प्राइस बहुत अप होती है, कभी इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन होती है। और हमारे देश में आप देखते हो कि शेयर मार्केट हो, इन सब में जो है लोग इन्वेस्ट करना ज़्यादा बिलीव करते हैं। इवन हमारी कंपनीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करती है। तो लॉस का यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है, लॉस की चांसेस ज़्यादा है। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे देश में जो है बिटकॉइन को लीगल टेंडर नहीं दिया गया है। लीगल टेंडर कहने का मतलब है, इसके ऊपर भी यूपीएससी प्रीलिम्स ने क्वेश्चन पूछा है। लीगल टेंडर कहने का मतलब है कि जैसे आज की डेट में आप 200 की नोट यूज़ कर रहे हो, 1000 की कर रहे हो, 2000 की कर रहे हो, 100 की कर रहे हो, तो ये तब ये नोट हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के द्वारा इसे कहा गया है कि ये लीगल है, ये कानूनी तौर पे इसकी चलन है। इट मीन्स कि अगर आप कुछ भी सामान खरीद रहे हो तो आपको सामान मिलेगा अगर आप ये सारे नोट्स जो है उनको देते हो, सामने शॉपकीपर को देते हो, तो ये लीगल है, कानूनी तौर पे ये चल रहा है। तो उसी तरीके से बिटकॉइन को भी लीगल कर दिया गया है, हमारे देश में लीगल नहीं किया गया। इवन आप देखो कि एल सेल्वाडोर एक पहली ऐसी कंट्री बनी है जहाँ पे इसको लीगल किया गया है। बिटकॉइन क्या है? डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है। जैसे आज की डेट में हम लोग अपने पर्स में सारे नोट्स वगैरह लेकर घूमते हैं, सिक्के होते हैं, कॉइन होते हैं, वैसे ही बिटकॉइन को आप लेकर घूम नहीं सकते हो या नहीं तो वो आप उसको टच भी नहीं कर सकते हो। ये ऑनलाइन ही यहाँ पे इसका यूज़ होता है। इसमें पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है, यानी कि एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में ही ये कम्युनिकेशन होती है और इंस्टेंट पेमेंट होती है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका डिले कम देखने को मिलता है। बिटकॉइन जो है एक कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस है, बहुत ही कठिन प्रोसेस है, उसके थ्रू इसको यहाँ पे क्रिएट किया जाता है जिसे हम लोग माइनिंग कहते हैं। माइनिंग करके इसको बनाया जाता है और फिर उसको जो नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उनके द्वारा इसको यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। तो ये सारे जो यहाँ पे आपका मैं रिलेटेड न्यूज़ बता रही हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं कि अदर यहाँ पे प्रोमिनेंट एफर्ट्स क्या लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन में कि हम लोग को नेशनल यहाँ पे ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क लेकर आनी है। तो एक्चुअली क्या है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। इट मीन्स कि आप देखो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनानी है जिसको एनआईसी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। नीति आयोग भी यहाँ पे गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइज़र और केमिकल लिमिटेड है, इनके साथ कोलैब की है और कोलैब करने के बाद यहाँ पे ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम फॉर फर्टिलाइज़र सब्सिडी में इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है।
स्टेट लेवल एफर्ट्स देखें तो राज्यों के द्वारा आप देखो यहाँ पे तेलंगाना है जिनके द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे सोल्यूशन बनाया गया है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसको डेवलप भी किया गया है और यहाँ पे शमशाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में उसमें इसको स्टार्ट भी किया गया है। तो आप देख सकते हो कि सेंटर के द्वारा हो, नीति आयोग के द्वारा हो, स्टेट लेवल पे हो, यहाँ पे एफर्ट्स लाया जा रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। अब यहाँ पे ब्लॉकचेन मॉडल है, इसमें अगर हम लोग देखें कि पब्लिक और यहाँ पे परमिशन लेस है, यानी कि जो ब्लॉकचेन मॉडल है इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, पढ़ सकता है, राइट कर सकता है और अपनी कमेंट भी कर सकता है, यानी लिख सकता है, कमेंट कर सकता है, कमिट कर सकता है, कमिट कर सकता है और रीड कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। साथ ही सारे लोग यहाँ पे अलाउड है कि पार्टिसिपेट करें और ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि आप देखो कि यहाँ पे अननोन एक्टर्स भी आते हैं, अननोन लोग भी यहाँ पे जुड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया कि इसको पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज कर लिया गया है। फाइनलिटी है, यानी कि ट्रांजैक्शंस जो है यहाँ पे थोड़ा लंबा समय लेगा क्योंकि मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे फाइनलिटी हो जाती है। प्राइवेट और परमिशन में क्या क्या है कि ओनली ऑथराइज जो पार्टिसिपेंट्स है वो यहाँ पे लिख सकते हैं और कमिट कर सकते हैं। ऑथराइज्ड नोड जो है यहाँ पे सिर्फ कंसेशन में इसको पार्टिसिपेट किया जा सकता है। पार्शली जो डिसेंट्रलाइज्ड है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नोन जो पार्टिसिपेशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो हल्का फुल्का आप देखो कि कहा जा रहा है कि आधा आधा डिसेंट्रलाइज्ड है। फाइनली जो ट्रांजैक्शंस है वो बेटर हो सकता है इस मॉडल में क्योंकि लेस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है। तो जो परमिशन है और जो प्राइवेट मॉडल है उसमें इस तरीके की बातें रखी गई, जो पब्लिक और परमिशन लेस है उसमें आपका इस तरीके का बातें रखी गई है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट हमारी यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कि नेशनल स्ट्रैटेजी क्या क्या लाया जा रहा है ब्लॉकचेन में। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आई होगी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है 5G टेक्नोलॉजी विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया है जिनके द्वारा 6 मंथ एक्सटेंशन यहाँ पे उनको मिला है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा कि 5G ट्रायल कर सकते हैं कब तक, तो मई 2022 तक। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं ना। एक ज़माना था जब हम लोग यहाँ पे 3G यूज़ करते थे जिसमें कि कुछ भी आप सर्च करो तो उसमें बफरिंग में बहुत टाइम लेता था। फिर 4G आया, 4G में काम चीज़ें जो है बहुत सहूलियत हो गई। अब सोचिए 5G, यानी कि आज के भी डेट में आप 4G से सेटिस्फाइड होंगे, बट 5G आ रहा है जिसमें कि हमारी स्पीड और फास्ट हो जाएगी। कोई भी मूवीज़ वगैरह आपको डाउनलोड करना होगा तो वो बस यहाँ पे आपका मिनटों में हो जाएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे फिर उसके बाद 6G भी आने वाला है। तो 3G, 4G, 5G, 6G में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है और क्या क्या यहाँ पे डिफरेंस है। डिप्लॉयमेंट की बात करें तो ये आपका 3G 2004-06 में आया था, 4G यहाँ पे 2006 से 10 के बीच में आया था, 5G यहाँ पे 2020 से आ रहा है और 6G कहा जा रहा है कि अगले 2030 तक आ जाएगा। बैंडविड्थ अगर हम लोग देखें तो 3G का यहाँ पे 2 Mbps है और वहीं 4G का आप देखो कि 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुका था जो कि 200 Mbps है। और वहीं 5G में आप देख सकते हो कि ये लेस देन 1 Gbps है और इससे भी फास्ट होने वाला है 6G जो कि 1 Tbps है। ठीक है, लेटेंसी अगर हम लोग देखें कि कितने कम टाइम में ये डाउनलोड होगा और वेब पेज ओपन होंगे तो 100 से 150 मिली सेकेंड है और 4G आप देख सकते हो यहाँ पे कम हो गया, यानी कि 20 से 30 मिली सेकेंड में यहाँ पे आपका जो है कोई वेब पेज ओपन हो जाएगा या फिर डाउनलोड में आपका ओपन हो जाएगा। 5G में तो और भी कम है, लेस देन 10 मिली सेकेंड है, यानी कि एकदम से आप क्लिक करो और काम हो गया। 6G में तो कहना ही नहीं है, 1 माइक्रो सेकेंड है, यानी कि क्लिक भी नहीं करो काम भी हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। एवरेज स्पीड कितनी होती है तो 3G के यहाँ पे 144 kbps है, 4G की अगर हम लोग देखें तो 25 Mbps है, देन 5G की आप देख सकते हो 200 से 400 Mbps है। 6G की बात करें तो अबाउट 50 टाइम्स ये फास्टर है अगर हम लोग यहाँ पे 5G की कंपैरिजन में देखें। तो आप देख सकते हो कि 4G से 5G में ही हम लोग जो है बहुत ही अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, बट उसके बाद भी आप देखो कि 50% यहाँ पे आपका फास्टर होगा एज़ कम्पेरिजन टू 5G। ठीक है, अब 5G टेक्नोलॉजी समझते हैं। ये 5th जनरेशन है और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे आपका इंप्रूव होगा, यानी कि जो इशू होती है स्पीड की, लेटेंसी की, यूटिलिटी की, ये 3 इशू यहाँ पे आपका जो है ख़त्म होने वाला है विद 5G। यानी कि स्पीड है कि कितने स्पीड से यहाँ पे आपका इंटरनेट रन कर रहा है, लेटेंसी है जिसमें कि आप देखते हो कि कितने कम टाइम में आपकी डाउनलोडिंग होती है, यूटिलिटी है कि कितने बेटर तरीके से आप इसको यूज़ कर पा रहे हो। 5G ऑपरेटर्स आप देखो तो हाई फ्रीक्वेंसी में ये ऑपरेट करता है। न्यू काइंड ऑफ नेटवर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा जिससे कि वर्चुअली यहाँ पे हर एक कोई कनेक्ट कर पाता है, हर एक चीज़ टुगेदर होता है जैसे मशीन, ऑब्जेक्ट और डिवाइसेस वगैरह। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा साइमल्टेनियस कनेक्शंस जो है वो भी यहाँ पे हैंडल हो पाता है। 5G में बात करें तो ये 3 बैंड है, लो, मिडिल और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं। इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आज के डेट में बहुत न्यूज़ में रहता है, वो है NFC। सो व्हाट इज़ नियर फील्ड कम्युनिकेशन।
नियर फील्ड कम्युनिकेशन की बात करें तो ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ये अनेबल करते हैं कि वो रेडियो कम्युनिकेशंस जो है एक साथ जो है एक दूसरे डिवाइस के साथ अगर वो अगल बगल है तो उनके साथ रेडियो कम्युनिकेशन वो यहाँ पे अनेबल कर सकते हैं। और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर या फिर इससे भी कम में अगर डिस्टेंस है और दो यहाँ पे आपके डिवाइस है तो वो यहाँ पे NFC के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। NFC की बात करें तो इंक्रिप्शन को ये यूज़ कर रहे हैं जब यहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आते हैं यूजेस और एडवांटेजेस देख लेते हैं। लो बैंड की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग 5G के बारे में देख रहे हैं। तो ग्रेट प्रॉमिस है, यानी कि कवरेज के टर्म्स में स्पीड ऑफ इंटरनेट कितना होने वाला है, डेटा एक्सचेंज कितनी हो रही है। तो मैक्सिमम स्पीड जो है ये आपका 100 Mbps है, मेगाबिट्स पर सेकेंड। कमर्शियल सेलफोन यूज़र्स अगर आप देखोगे तो उनके पास स्पेसिफिक डिमांड तो होता नहीं है कि उनको बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, तो इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं होती है। लिमिटेशन यही है कि ये आपका ऑप्टिमल नहीं होगा, यानी कि जो इंडस्ट्री को एक अलग तरीके की स्पेशलाइज्ड नीड है तो वो यहाँ पे नीड्स फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। फिर मिड बैंड की अगर हम लोग बात करें तो मिड बैंड में क्या है कि हायर स्पीड्स है, यानी कि अगर हम लोग लो बैंड के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होता है। साथ ही ये आपका इंडस्ट्री वगैरह के साथ यूज़ हो सकता है। अगर इन टर्म्स ऑफ कवरेज एरिया देखें और पेनिट्रेशन ऑफ सिग्नल देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। हाई बैंड में क्या है कि ये हाईएस्ट स्पीड है, यानी कि बहुत ही फास्ट तरीके से आप देख सकते हैं कि 20 गीगा बिट्स पर सेकंड है, वो भी 3 बैंड्स के कंपैरिजन में हाई बैंड सबसे फास्ट होता है। एक्सट्रीमली लिमिटेड कवरेज है, यानी कि कवरेज बहुत ज़्यादा कम है आज के डेट में। तो लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड की बात करें तो तीनों के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि अगर 5G आ जाता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा। हमारी सोसाइटी और एडवांस हो जाएगी। इट मीन्स कि आप देखो कि स्मार्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड लगाने की बात की जा रही है। तो हमारे डेट्स में, आज के डेट में जो ग्रिड होती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू जो है हर घर घर तक पहुंचती है, तो इससे कार्बन इमिशन बहुत हो रहा है। कार्बन इमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस की इमिशन हो रही है, जिसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हो रहा है। साथ ही हम लोग क्या हो पाएंगे कि यहाँ पे अगर 5G आ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग व्हीकल वगैरह से कनेक्ट हो पाएंगे। डेटा शेयरिंग वगैरह जो है वो यहाँ पे प्रिवेंट करेगा, जिससे कि डेटा शेयरिंग करेंगे जिससे कि हमारा रोड कॉलिजन कम हो सके। फास्टर डिप्लॉयमेंट हो पाएगा। मान लीजिए कि इमरजेंसी सर्विस जो है, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाती है तो उस समय इमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत है, तो अगर हम लोग 5G टेक्नोलॉजी है तो कुछ भी हम लोग यहाँ पे फास्ट तरीके से इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं और डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं इमरजेंसी सर्विसेज। साथ ही कनेक्टेड सेंसर्स भी हैं, सेंसर है जिससे कि यहाँ पे अर्ली वार्निंग जो है वो डिटेक्ट हो पाएगा डिजास्टर वगैरह को लेकर। साथ ही ड्रोन्स है जो कि एक की टूल बनने वाला है। अगर 5G की बात करें तो 5G के आने के साथ साथ यहाँ पे ड्रोन्स वगैरह भी आने वाले हैं, जिससे कि बेटर तरीके से रिस्पांस मिलेगा। साथ ही स्मूथ रिमोट एक्सेस हो पाएगा और ये स्पेशलिस्ट है फॉर कंसल्टेशन एंड पेशेंट डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री है, हमारे इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो कुछ बिजनेस है जो कि 5G आने के बाद क्या होगा कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा, एफिशिएंट होगा और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस हो पाएगी। प्रोडक्शन लाइंस जो है वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगा सप्लाई और डिमांड को कि किस तरीके से चीज़ों की सप्लाई है और उसका डिमांड कैसे है, तो वहाँ पे भी ये 5G टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्प कर पाएगा। डिजिटल जो है रेप्लिकेट करता है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि जो रियल मशीनरी फॉल्ट्स हैं वो समटाइम्स जो है यहाँ पे गर्म हो जाता है, वार्म हो जाती है। लॉजिस्टिक नेटवर्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो गुड्स, आप देखोगे कि राउटिंग गुड्स बेस्ड जो रियल वर्ल्ड कंडीशन है उसको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे फुल ट्रेसेबिलिटी है, यानी कि जो भी इंडिविजुअल आइटम यहाँ पे वेयर हाउस और पोर्ट्स में जा रहा है तो उसको ट्रेस कर पाएंगे। रिमोट एक्सेस है, जो पावरफुल रोबोट वगैरह है, व्हीकल वगैरह है तो उसकी भी एक्सेस से लोग कर पाएंगे। इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, जिससे कि हमारी जो फसल है वो बेटर तरीके से ग्रो हो सके। थर्ड, यहाँ पे हमारा फ़ायदा होगा कि हम लोग एक्सपीरियंस वगैरह को एलिवेट कर पाएंगे और भी ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। ग्रेटर रियलिज्म है, जो हम लोग वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी देखते हैं उससे भी ऊपर उठ के हैं। सेंसरी जो एक्सपीरियंस है, जैसे कि टच करना है डिवाइस को तो ये सेंसर होता है तो उसको भी डिलीवर करना है। मोर इंगेजिंग मेथड है हमारे टीचिंग का। और इमर्सिव जो वर्चुअल मीटिंग है वो यहाँ पे जो टीम प्रोडक्टिविटी है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। रिमोट यहाँ पे आपका जो और बेटर हो पाएगा। स्टेबल और रिलेबल कनेक्टिविटी होगा क्राउडेड प्लेस में, यानी कि जो भीड़ भाड़ वाले एरिया है वहाँ पे आप देखते हो कि नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो ये भी कहा जा रहा है कि अगर 5G आता है तो वो स्टेबल और रिलेबल होगा। न्यू एंगल्स और जो इंटरेक्शन है वो यहाँ पे आपका फॉर लीव और रिमोट इवेंट स्पेक्टिकल्स में यहाँ पे देखने को मिलेगा।
फाइन, सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ जो कि यहाँ पे 5G के साथ आएगा। लेकिन अगर हम लोग देखें इंडिया में 5G लाने की बात कर रहे हैं और बहुत फास्ट तरीके से इसमें काम हो रहा है, तो चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। चाहे कुछ भी हो जाए हमारे देश में, आप हर एक फील्ड में देखो, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इनएडिक्वेट और ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है। उसके बाद बात करें तो हाई बेस प्राइस है ऑक्शन के लिए, यानी कि नीलामी वगैरह करना है तो उसमें भी आप देखो हाई बेस प्राइस लगेगा 5G के लिए। टेल्को यहाँ पे इश्यूज़ है, यानी कि लो एवरेज है रेवेन्यू पर यूज़र, लैक ऑफ स्किल सेट है यहाँ पे। तो 5G को यूज़ करने के लिए, इसको यहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए उस तरीके का यहाँ पे स्किल भी नहीं है, लोगों के पास ज्ञान भी नहीं है। कंज्यूमर कंस्ट्रेंट की बात करें तो यहाँ पे नेटवर्क है, कवरेज इशू है, हैंडसेट अवेलेबिलिटी है, यानी कि सबके पास जो है फ़ोन हो तभी यहाँ पे 5G का बेटर तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा। तो कंज्यूमर कंस्ट्रेंट भी है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी है। इट मीन्स कि यहाँ पे हाई इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, हाई इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हो पाएगा। इट मीन्स कि अगर हम लोग कंप्लीट 5G सप्लाई चेन करने वाले हैं तो हमारे देश में खुद से कर पाना ये थोड़ी सी नामुमकिन वाली बात है, हमें यहाँ पे दूसरे देश में डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अदर्स की बात करें तो कनेक्टिविटी जो है वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो कि नेशनल सिक्योरिटी है, वो यहाँ पे चाइनीज़ वेंडर्स जैसे कि ZTE हो गई, हुवाई हो गई, तो उनके द्वारा भी यहाँ पे आपका प्रोवाइड किया जाएगा। तो हुवाई में जैसे कि आपको पता है कि 5G का जो है इस्तेमाल शुरू हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इससे हेल्प भी ले पाएंगे। अब सरकार के द्वारा क्या क्या हेल्प यहाँ पे काम किया गया है जिससे कि हम लोग कह सकते हैं कि हाँ 5G को ट्रायल किया जा रहा है और हमारे देश में 5G जो है जल्दी से जल्दी आएंगे। तो एक जो 5G है ये हाई लेवल फोरम है जो कि 2017 में इसको सेटअप किया गया था, जिससे कि ये कहा गया था कि इंडिया में 5G का विजन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जिनके द्वारा 5G इंडिया फोरम फॉर्म किया गया था। उसके बाद इन टू एंड 5G टेस्ट पैड यहाँ पे बिल्ड किया गया था प्रोग्राम, जिससे कि यहाँ पे क्लोज कोलैबोरेशन था, यानी कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और स्टार्टअप्स है एक इनके बीच में एक अच्छा टाई अप किया गया है। साथ ही साथ एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया है जिससे कि हम लोग रियल वर्ल्ड 5G को डिप्लॉय कर सकें। देन यहाँ पे नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी लाया गया था 2018 में, जिसमें कि कुछ बातें रखी गई थी कि यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगी, मशीन टू मशीन यहाँ पे आपका जो है ये आपका कम्युनिकेशन होगा। तो ये सब हो पाएगा जब हमारे यहाँ 5G टेक्नोलॉजीज़ आ जाएगी। साथ ही बैकहोल कैपेसिटी को इन्हेंस करना है और यहाँ पे डेवलपमेंट कर पाना है नेक्स्ट यहाँ पे जो जनरेशन नेटवर्क है। ओके, तो हमारी देश की सरकार भी यहाँ पे 5G की ट्रायल को बहुत बूस्ट कर चुकी है और इसके पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पे काम भी हो रहा है। LTE की बात करें तो LTE से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका था लास्ट टाइम, यहाँ पे वोल्टा और LTE के बीच में क्या डिफरेंस है। LTE जैसे आप देखते हो कि नेटवर्क आप जब मोबाइल डेटा ऑन करते हो तो कहीं ना कहीं LTE लिखाता है, कहीं ना कहीं वोल्ट लिखाता है। तो जिस फ़ोन में LTE लिखाती है उसका मीनिंग होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, और जिस फ़ोन में यहाँ पे वोल्टे लिखा रहता है उसे हम लोग कहते हैं वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ओके, वोल्टे क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि वॉइस ओवर है, इट मीन्स कि क्लियर SD वॉइस आपको क्लियर सुनाई देगी। तो ये LTE प्रोटोकॉल का ये अपडेटेड वर्जन है जो कि मोबाइल फ़ोन नेटवर्क के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। LTE में क्या है, जो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है, तो इसमें क्या है कि टेलीकॉम प्लेयर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ डेटा को अलाउ करता है। और वहीं अगर वॉइस कॉल देखें तो ये आपका जो है काफ़ी रोटेड है, यानी कि ओल्डर जो यहाँ पे 2G और 3G नेटवर्क है उसमें वॉइस कॉल भी वगैरह आपको सही से देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ वाई अगर हम लोग अंडर LTE देखें तो आप कभी भी अपने 4G डेटा सर्विस को जो है जब कॉल पे रहते हो तो इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। तो ये प्रॉब्लम होती थी जब आप जो है कॉल करोगे तो उस समय आपका नेटवर्क जो है ये जो है आप अपना डेटा पैक यूज़ नहीं कर पाते हो। तो LTE जो है वो कॉमनली यहाँ पे 4G LTE कहा जाता है, यानी कि 4G नेटवर्क में ही आपको देखने को मिलेगा। वोल्टे की बात करें तो ये यहाँ पे क्या है कि वॉइस कॉल भी है, यानी कि एक पैकेज है, कैरियर है कि अगर आप वॉइस कॉल भी, जैसे आप जियो देख सकते हो तो जियो में ही वोल्ट लाया गया था, जिसमें क्या होता है कि आप जियो के फ़ोन से अगर आप बात कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली आप अपने फ़ोन में इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इनोवेशन ग्रुप फॉर अगर 6G की बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है जिनके द्वारा एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप बनाया गया। 6G है जिसको कि के राजाराम के द्वारा यहाँ पे हेड किया जा रहा है। इससे क्या है कि एक रोड मैप बनाया जाएगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेटर तरीके से हो पाएगा और जो एक्शन प्लान है 5G टेक्नोलॉजी का वो भी यहाँ पे एक्सपेंड हो पाएगी। ठीक है, 6G का यहाँ पे आपका जो है स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ दिखाया जा रहा है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रिलेटेड न्यूज़ में अगर हम लोग देखें तो 5G टेक्नोलॉजी के द्वारा कहा जा रहा है कि एक सीरियस थ्रेट है हमारे एयरलाइन सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एयरलाइन सेफ्टी के लिए सीरियस थ्रेट कहा जा रहा है तो ये कंसर्न क्या है। US के द्वारा यहाँ पे ऑक्शन किया गया है जो मिड रेंज 5G बैंडविड्थ है मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के लिए, और इसकी जो यहाँ पे आपका गीगाहर्ट्ज़ का जो रेंज है वो 3.7 से 3.98 है। दिस बैंडविड्थ जो है ये काफ़ी क्लोज है एयरवेज जो होते हैं, वेव्स जो होते हैं,
और ये अल्टीमीटर जो यूज़ है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसको यूज़ करना होगा। तो ये सारे कंसर्न हैं जिसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही अगर देखें पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या है इस तरीके के टेक्नोलॉजी कंसर्न का, तो क्या होगा कि हमें फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड को कम करना होगा 5G सर्विस का। फॉर एग्जांपल आप देखो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा 5G रेंज को 3.4 और 3.8 गीगाहर्ट्ज़ कर दिया है। तो इसका जो स्पीड है ये सारी चीज़ें हमें 5G का थोड़ा कम करना होगा, ठीक है। MM वेव है और मिलीमीटर बैंड है और एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी बैंड है। तो रिसेंटली क्या है, टराई है, यानी कि यहाँ पे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो क्वांटम ऑफ MM वेव्स बैंड स्पेक्ट्रम है उसको यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना। और MM वेव्स की बात करें तो एक्चुअली ये बैंड स्पेक्ट्रम है और इसमें कुछ यूजुअली यहाँ पे वेव लेंथ होते हैं जो कि 10 मिलीलीटर से 1 मिलीलीटर तक होता है। सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको इतना मत ध्यान दीजिएगा। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्रिटिकल काफ़ी है 5G के लिए, और सैटेलाइट जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है ये भी काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है इनॉर्मस डेटा को कैरी करना, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपका रिस्की हो जाता है। और इससे क्या होगा कि जो 5G कॉस्ट सिग्निफिकेंटली है वो यहाँ पे रिड्यूस हो पाएगा। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। आई होप कि आपको ये लेसन हेल्पफुल लगे होंगे, आपके जो फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो जल्दी से जल्दी रिवीजन करते रहिए, 15 डेज़ आपके हाथ में है, बेटर तरीके से इसको यूटिलाइज़ कीजिए। ओके, सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट लेसन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।